हेलो फ्रेंड्स। आज हम बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। डिविडेंड स्टॉक वर्सेस ग्रोथ स्टॉक, हमको कैसे सोचना चाहिए दोनों, अगर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो फ्रेंड्स, मैं कुछ कंपनीज का एग्जांपल लूंगा। वो उस एग्जांपल केस स्टडी के तहत आपको बताऊंगा कि आपको कैसे सोचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सीधे चलते हैं वीडियो पे। और आप इस वीडियो को किसी भी तरीके का बायस सेल रिकमेंडेशन ना लेंगे। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड्स देखो, डिविडेंड और ग्रोथ स्टॉक्स, तो मैं जैसे अभी हम सबसे पहले मैं एक एचडीएफसी का आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, एचडीएफसी बैंक का पेस ऑफ जो लोन बुक का जो ग्रोथ है वो अराउंड 6-7% के आसपास हुआ है। उसका टोटल रेवेन्यू जो हुआ है वो डी ग्रोथ हुआ है 9% से। इस क्वार्टर 3 में अगर हम बात करें तो वाई लेवल पे, तो आप और उसका डिविडेंड देखो फ्रेंड्स, उसका 23% डिविडेंड रहता है, मतलब 20%, 15%, 25 ऐसे डिविडेंड रहता है। अभी इस क्वार्टर में 23% का डिविडेंड दिया है। तो उसको पता है कि उस अब मतलब ग्रोथ की चांसेस ही नहीं है, इसीलिए वो डिविडेंड बांट रहा है। तो फ्रेंड्स आप देखो, अब एक इंटरेस्टिंग कंपनी है एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड। इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया था डिटेल में, पूरा बिजनेस मॉडल। तो उस कंपनी का मैं कॉन कॉल और दोबारा से नंबर चाहे तो स्टडी कर रहा था, तो मेरे दिमाग में है कि एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी बनाई जाए। देखो, एसबीएफसी के भी बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लॉजिक समझना है। देखो कि ROIC मतलब रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल इन्वेस्टेड कैपिटल। तो इसमें क्या होता है, जैसे वॉरेन बफेट, अभी आप बोलोगे कि वॉरेन बफेट बड़े बड़े कंपनीज को होल्ड कर रहे हैं जो काफ़ी डिविडेंड देती हैं, लेकिन आप जब वो क्या उनकी बैक स्टोरी, आप लाइफ स्टोरी पढ़े हो, उनका क्या कॉन्सेप्ट रहता था, कैसे वो फोकस किस कंपनियों में फोकस करते थे, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा बस 2 मिनट के लिए आप ध्यान दे के एकदम ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ROIC का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर आपके पास किसी कंपनी के पास 100 रुपए है और वो कंपनी 20 रुपए से ग्रो की है एक साल में, तो अब उसके पास हो गया मतलब 20 रुपए प्रॉफिट कमाई है, तो अब उसका इक्विटी कैपिटल मान लो एग्जांपल के लिए 120 रुपए हो गया। अब वो वापस अगर 120 रुपए डालेगी तो क्या फिर से वो 20 रुपए कमा पाएगी? तो वो हो जाएगा 144 रुपीज। तो हमको ऐसे ही सोचना है, हमको ऐसे ही फोकस करना है कि इंक्रीमेंटली अगर मैं कैपिटल डालूंगा उस कंपनी में, तो क्या वो उतने ही तेजी से पैसा बना के देगी मुझे? हर बिजनेसमैन को सिंपल लॉजिक यही है, अगर बिजनेस में पैसा कमाना है तो, चाहे इन्वेस्टिंग में पैसा कमाना है तो भाई, अगर एचडीएफसी के पास ग्रोथ का स्कोप होता, वो और तेजी से ब्रांचेस और मतलब अर्निंग्स पे फोकस करती, तो जो भी उसका पैसा है, जो भी उसके पास है, वो उसको दोबारा लगाती, डिविडेंड पे नहीं बांटती। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको मालूम है कि उनके पास आगे ग्रो करने का स्कोप नहीं है, तो वो डिविडेंड बांटेगी। और इसी तरह आप देखो कि अब मैं, हाँ, आपको एसबीएफसी के बारे में अब पूरा डिटेल बताता हूँ, इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता हूँ। मैं स्टडी कर रहा था कॉन कॉल वगैरह भी। बहुत मतलब कंपनी का जो ग्रोथ है, आप देखो, ये इतना कंसिस्टेंट प्लेयर है कि पिछले काफ़ी क्वार्टर से, मतलब 35% के अबव ही है इसके एयूएम का पेस ऑफ लोन बुक का जो ग्रोथ है। और अभी इस क्वार्टर में देखा जाए तो 30% के आसपास ग्रो हुआ है वाई लेवल पे कंपैरिजन करें। इसके पहले 35% से, मत 30% से ऊपर ही रहता था, 35% के आसपास जैसा भी। और इसका जो पैट का जो नंबर आया है वो भी 38% से ग्रोथ आई है, मतलब 88 करोड़ का करीब पैट हुआ है। मतलब आप देखो, आप समझना है कि इसको ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिल रही है। मतलब इसने ब्रांच, जिस तेजी से इसने ब्रांच एक्सपेंशन किया है, और वो ब्रांचेस में अब साल 2 साल हो गए हैं, मतलब 1 साल से 3 साल के ब्रांचेस हैं, वो थोड़े से मैच्योर्ड आ गए। तो कॉस्ट वही, एक्सपेंसेस वही है, लेकिन जो एयूएम का ग्रोथ है, मतलब वो जिस जिस भी अपने एरिया में उन्होंने ब्रांच बैठाया है, उसको समझ रहे हैं धीरे धीरे, और मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं तेजी से। एयूएम का मतलब लोन बुक का ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, तो एक मेच्योरिटी लेवल पे है इनके ब्रांचेस, तो इसीलिए एक्सपेंसेस वही रहेंगे, लोन बुक ग्रोथ होगी, बिजनेस बढ़ेगा, तो ऑब्वियस है ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगी। तो यही कॉन्सेप्ट पे
हमको दिख रहा है। और आप, हाँ, डिविडेंड की मैं बात करा तो आप एसबीएफसी का जाके चेक करो, क्या कुछ डिविडेंड है क्या इस कंपनी, ये भी डिविडेंड ही नहीं बांटी इस कंपनी ने। तो फ्रेंड्स यही देखना है। हमको क्या होता है कि हम बड़े कंपनी में हम हाइंडसाइट बायस में फंस जाते हैं कि भाई ये बड़ी कंपनी है, एचडीएफसी, एशियन पेंट और एक्सेट्रा वगैरह जो भी है, मतलब नाम पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट पे जाइएगा कि ये बड़ी, हमको क्या लगता है ये बड़ी कंपनियां इन्होंने पैसा बना के दिया है तो वापस यही पैसा बना के देंगे, ऐसा नहीं होता है। हमको भाई गाड़ी चला रहे हैं तो हमको रियर मतलब बैक वाले मिरर में देख के तो हम गाड़ी नहीं चलाएंगे, हमको आगे का सोचना है, फ्यूचर का सोचना है। तो हम बात कर रहे थे एसबीएफसी का, ये ग्रोथ फोकस कंपनी है। और हम जब डिविडेंड वगैरह में फंस जाते हैं ना तो हम एक वैल्यू ट्रैप में फंस जाते हैं। अब बोलोगे वॉरेन बफेट का तो इतना बड़ा बड़ा मतलब डिविडेंड वाली कंपनियों में इतना होल्डिंग्स है, उनको डिविडेंड आ रहा है, भाई उनके जैसा कैपिटल पे देखो, उनकी एज भी तो देखो, आप कंपेयर कैसे कर रहे हो? क्या जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब वो ऐसे ही सोचते थे क्या? मतलब लॉजिकली सोचो, उनके पास इतना बड़ा कैपिटल है कि उस उतने बड़े बेस में तेजी से ग्रो करना इतना आसान नहीं है। और यही तो बेनिफिट है रिटेल इन्वेस्टर्स का कि हम, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, एक्टिव इन्वेस्टिंग का प्लस रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है हमारे पास। हम तेज़ी से कैपिटल ग्रो कर सकते हैं। जितने फंड मैनेजर लोग के पास भी इतने रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि वो इस मिड कैप में इतना, स्मॉल कैप में इतना, लार्ज कैप में इतना, ये सब की वजह से वो भी इतने रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं कि वो चाहे तो अपना कैपिटल बढ़ा नहीं सकते हाई कन्वेक्शन कंपनीज में। लेकिन हमारे पास इसकी छूट है, हम आसानी से बीट कर सकते हैं। हाँ, ये भी मिथ है कि आप बोलोगे ना कि मैं क्या फंड मैनेजर को बीट कर सकता हूँ कि नहीं, ये बिल्कुल मिथ है। आप आसानी से, अगर आप पूरा अपना 100% दोगे, आप स्टडी करोगे, आप स्किल बिल्ड करोगे, तो आप आराम से एक्टिव इन्वेस्टिंग कर लोगे, आप बीट भी करोगे फंड मैनेजर को। तो फ्रेंड्स अब हम वापस आते हैं एसबीएफसी में। तो मैं असीम ध्रुव का मैंने वीडियो देखा था और मतलब एक वीडियो था, इनकी लाइफ स्टोरी बहुत ज़बरदस्त रही है। 20 साल से एचडीएफसी में काम किए, उसके बाद 2018-19 में इन्होंने अपना एसबीएफसी फाइनेंस खोला। और मतलब ये एक एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो फीलिंग है बहुत ज़बरदस्त है। तो आप देखिएगा, इंटरव्यू इनका सर्च कीजिएगा यूट्यूब में। और देखो अब इसका बिजनेस मॉडल जैसे हमने डिस्कस किया था कि 5 लाख से 30 लाख के आसपास को ये देती है लोन एमएसएमईज को। और इसका बहुत अच्छा टारगेटेड नीश सेगमेंट है एमएसएमई का, जैसे और ये इनका कहना है कि ये जो सेगमेंट है, मतलब जो 5 लाख से 30 लाख वाला जो सेगमेंट है एमएसएमई का, वो अराउंड 25% CAGR के आसपास से ग्रो करेगा। और अभी इसका कंट्रीब्यूशन है अराउंड पूरे मार्केट शेयर का 30% के आसपास। तो बहुत मतलब एक बहुत बड़ा, बोलते हैं ना स्मॉल फिश इन ए बिग ओशन, तो उस टाइप का है। इसको बहुत वास्ट है अभी लैंडिंग स्पेस में। और हाँ, इसका एक चीज़ और अच्छी चीज़ है कि काफ़ी अच्छी डाइवर्सिफाइड है, 16-17 स्टेट्स में प्रेजेंस है। और मैनेजमेंट गाइड करती है 5 to 7% से ही, मतलब वो 20 to 25% का ही टारगेट कर रही है। अभी पिछले कुछ क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो ग्रो करेगी 5 to 7% से, लेकिन उसके बाद भी अपने गाइडेंस को कंटिन्यूसली बीट कर रही है। अभी भी रिसेंट भी इसका गाइडेंस यही रहा कि 5 to 7% से ही ग्रो करेगी। और आने वाले समय भी यही गाइडेंस है इसका। लेकिन आप देखोगे कि ये पुराने मतलब 30% के अबव से ही ग्रोथ आई है इसके में। और आने वाले समय हमको ट्रैक करते रहना है कि 30-35% से ऊपर ये ग्रोथ हो रही है कि नहीं। अब कुछ हम बात करेंगे कि जैसे इसके ग्रॉस एनपीए है वो भी 2.7% के रहे, स्टेबल ही रहे। और ईल्ड इनकी अच्छी रही, मतलब 65 बेसिस पॉइंट से बढ़ गई तो 17.81% आ गई ईल्ड। और इनका स्प्रेड भी बढ़ गया, मतलब स्प्रेड मतलब जो नेट इनकम वाला जो पार्ट है ना, ईल्ड मतलब ये जो कस्टमर से चार्ज करती हैं, कितने परसेंट में ये लोन देती हैं, तो वो उसको ईल्ड बोलते हैं, स्प्रेड को नेट इनकम बोलते हैं। मतलब जैसे हम इसने बोरो किया बैंक से 10% पे बोरो किया और 18% पे अगर कस्टमर को चार्ज किया, तो 8% के आसपास का जो इसका मार्जिन है उसको स्प्रेड बोलते हैं हम, तो वो भी 12 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। तो फ्रेंड्स मतलब इससे हमको समझ में आ रहा है कि अगर इसका यील्ड बढ़ रहा है और स्प्रेड बढ़ रहा है और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इसकी सेम है, तो इसकी लिक्विडिटी पे अच्छा कंट्रोल है। कॉस्ट ऑफ जैसे
कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत अच्छी, मतलब एक अच्छा इनका ब्रांड वैल्यू बोलो जैसे भी बोलो, इनका अच्छा टाई अप है एसबीआई और बड़े डीआईआई से, तो इनको उसमें दिक्कत नहीं आ रही लिक्विडिटी वाले इशू में। बाकी हमने कुछ और भी देखा है, जैसे अभी यूग्रोकैटिक कैपिटल के बारे में हमने वीडियो दिया था 2-3 दिन पहले, तो उसकी पोजीशन टाइट है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग उसकी बढ़ते जा रही है, तो उस पार्ट में भी कंपनी का अच्छा है। और दूसरा देखो, ओपेक्स टू एयूएम, जैसे मैंने बताया ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, इसका बहुत जबरदस्त मतलब गिरावट आई, 86 बेसिस पॉइंट में ओपेक्स टू एयूएम गिरा है। मतलब जो एक्सपेंसेस हैं, जो भी इनका लोन बुक का एयूएम है, उसका ओपेक्स है अराउंड 4.62%, जो 86 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूवमेंट आई है। तो हमको दिख रहा है ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, एक्सपेंसेस घट रहे हैं, तो कंसिस्टेंटली ये टारगेट कर रहे हैं कि धीरे धीरे 50 बेसिस पॉइंट से ईयर ऑन ईयर ये और घटते जाएगा, मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज हमको मिलेगा। तो ये भी एक लालच है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जाएगी इसमें। और कॉस्ट टू इनकम इनका अच्छा खासा आया है, मतलब 40% के आसपास आ गया 45% से। तो ऑब्वियस है, मतलब जैसे वही लॉजिक है, मैंने बताया कि इनके ब्रांच ओपन हो गए, मैच्योर हो गए, तो उनसे इनको एक अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, लोन बुक ग्रो कर रहा है, तो इनके कॉस्ट कंट्रोल में है, एक्सपेंसेस रिड्यूसिंग है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है। पैट बेस जैसे मैंने आपको बताया 38% से ग्रो हुआ है। क्रेडिट कॉस्ट भी इनका वेल अंडर गाइडेंस ही है, 0.96% के आसपास है, थोड़ा सा बड़ा है 15 बेसिस पॉइंट का, लेकिन जो इनका गाइडेंस है 0.8 से लेके 1% के बीच में ही है। अभी भी ये गाइड कर रहे हैं कि हायर एंड में ही रहेगा, 1% के आसपास जाएगा। देखो ये अपने गाइडेंस से मतलब इतना अच्छा कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रहे हैं, उससे मतलब इनका कोई भी अंडर परफॉर्मेंस नहीं है इनके गाइडेंस में। और 1% के अंदर क्रेडिट कॉस्ट होना बहुत एक अच्छा मतलब अपने आप में अच्छा एक नंबर है। तो आरओई का नंबर, जो सबसे पहले भाई हम कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, हमको तो हमको देखना है कि हमारा कैपिटल किस रेट से ग्रोथ हो रहा है। तो आरओई का नंबर इनका 12.75% आया है, जो लास्ट ईयर था 10.77%, मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ है। और ये टारगेट कर रहे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, मतलब 15% उसको लेके जाएंगे। तो बस हमको यही देखना है, ट्रैक करते रहना है। अब आप बोलोगे इसका स्टॉक चलता नहीं, बस वो 80-90 के बीच में घूमता रहता है, तो मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं अगर मार्केट रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। लेकिन कंपनी तो हमेशा मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है काफ़ी समय से, तो हमको अपना बस कन्विक्शन बरकरार रखना है और ट्रैक करते रहना है। अगर कंपनी बराबर कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो उसको जरूर रेटिंग मिलेगी। इसका प्राइस टू बुक भी वेल अंडर गाइडेंस है, मतलब 3 के आसपास है। बाकी आप देखो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं फाइनेंस की, बजाज फाइनेंस और बाकी एक्सेट्रा, वो भी 4 to 5 के आसपास है, और इतना पेस ऑफ ग्रोथ नहीं है उनके में जितना इसके में है। तो यही रिवॉर्ड करता है मार्केट, क्योंकि हमको जो मेन है ग्रोथ है भाई। बड़ा जो कंपनी है जैसे बजाज फाइनेंस बोलो, श्रीराम बोलो या चोलामंडलम वगैरह, वो उनका बड़ा बेस है, उनकी ब्रांड है, लिक्विडिटी का इशू नहीं है, काफ़ी समय से ग्रो करते आ रहे हैं। और अगर इसका पेस ऑफ ग्रोथ कम होती है, रिस्क यही है एसबीएफसी का, अगर वो 30% के नीचे जाता है, 20-25% के आसपास जाता है, तो आप कैसे कंपेयर करोगे, कैसे रिवॉर्ड करोगे। मतलब प्राइस टू बुक अगर कम भी है तो भी रिवॉर्ड नहीं करता मार्केट इसको। तो हमको इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है, हमको यही ट्रैक करना है, इसका लोन बुक का ग्रोथ बराबर जा रहा है कि नहीं, 30% के वो ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। और कलेक्शन एफिशिएंसी वगैरह भी इसका अच्छा रहा, 98% के आसपास। तो ओवरऑल गुड सेट ऑफ नंबर्स। बस ऑब्वियस है, ट्रैक करते रहना है। और हमको एक इस मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैंने आपको बताया, डिविडेंड वर्सेस ग्रोथ, हमको वैल्यू ट्रैप में नहीं फंसना है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था शॉर्ट वीडियो, और आप चाहते हैं इस टाइप के हम वैल्यूएबल वीडियोस लाते रहें तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।